हेलो दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्न पत्र की समाजशास्त्र के कक्षा 12वीं के लिए। जहां हमने पिछली वीडियो में बात करी थी समाजशास्त्र के सिलेबस की, तो आज हम बात करते हैं अभ्यास प्रश्न पत्र की। अभ्यास प्रश्न पत्र सत्र 2023-24 कक्षा 12वीं। इसकी अवधि 3 घंटे की होगी। अधिकतम अंक 80 अंक के होंगे। यहीं पर बता दूं कि जो प्रश्न पत्र होगा उसको 4 खंडों में बांटा गया है। कुल 35 प्रश्न हैं। खंड का में प्रश्न संख्या जो 1 से 16 है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि एमसीक्यूज बेस हैं और वो 1 नंबर के हैं। इसके अलावा जो खंड खा है वो प्रश्न संख्या 17 से 25 है। लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न है, जिसमें प्रश्न का अंक 2 अंक का है। प्रश्न नंबर जो गा है, खंड गा है, वो प्रश्न संख्या 26 से 32 है, जिसका प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है और यह 80 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। जो खंड घा है वो प्रश्न संख्या 33 से 35 है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के हैं और प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है। 200 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। जो 33 का उत्तर है वो ग्राफिक्स की मदद से देना है, 34 का गद्यांश की सहायता से देना है। तो इस तरीके से ये आपके पेपर का पैटर्न रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना खंड का, जो एमसीक्यूज रहेंगे 1 से 16 तक, 1 नंबर के होंगे। तो पहला प्रश्न जो आपका आता है वो यही है, अभिकथन और कारण। इसके अंदर जो देखना होता है कि अभिकथन जो दिया गया क्या उसी का कारण भी सही दिया गया है। तो पहला प्रश्न है अभिकथन कि राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि 1975-76 में परिवार नियोजन के कार्यक्रम को गहरा धक्का लगा। कारण दे रखा है, आपातकालीन स्थिति में सामान्य संसदीय और वैध प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहीं। ऑप्शन है का ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी का ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन गा ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन घा ए गलत है और आर सही है। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा उत्तर नंबर गा, कि ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि आपातकालीन स्थिति में सामान्य संसदीय वैध प्रक्रियाएं सुचारू रूप से नहीं चलती हैं और यहाँ पर दे रखा है सुचारू रूप से चलती हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर कि जनसांख्यिकी आंकड़े क्यों एकत्रित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर का आंकड़े एकत्रित करने के लिए। ऑप्शन नंबर खा राज्य की नीतियां विशेष रूप से आर्थिक विकास और सामान्य जन कल्याण संबंधी नीतियां बनाने और कार्यान्वित करने के लिए। ऑप्शन नंबर गा सामान्य जन कल्याण संबंधी नीतियां बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर घा सामाजिक विकास के लिए। तो जनसांख्यिकी आंकड़े ऑप्शन नंबर खा होगा कि राज्य की नीतियां विशेष रूप से आर्थिक और सामान्य जन कल्याण संबंधी नीतियां बनाने और कार्यान्वित करने के लिए की जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर कि जाति डैश से निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर का जन्म से, खा भाईचारे से, गा जान पहचान से, घा कर्म से। तो जाति जन्म से निर्धारित होती है, इसका सही उत्तर होगा का। प्रश्न नंबर 4 कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर दोनों ने ही 1920 के दशक से डैश के विरुद्ध अपने विरोध आंदोलन शुरू कर दिए थे। ऑप्शन दे रखे हैं का अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, खा सती प्रथा, गा जाति प्रथा, घा बाल विवाह। तो महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर ने ऑप्शन नंबर का अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के विरुद्ध अपने विरोध आंदोलन शुरू कर दिए गए थे। आगे देखते हैं 5वां प्रश्न, जो एक अनुच्छेद दे रखा है और उसके व्याप पर हमें इसका आंसर देना है कि हरित क्रांति के अधिकतर क्षेत्रों में मूल रूप से मध्यम तथा बड़े किसान ही नई तकनीक का लाभ उठा सके। इसका कारण यह था कि इसमें किए जाने वाला निवेश बहुत महंगा था।
जिनका व्यय छोटे तथा सीमांत किसान उठाने में उतने सक्षम नहीं थे जितने कि बड़े किसान। जब कृषक मूल रूप से स्वयं के लिए उत्पादन करते हैं तथा बाजार के लिए उत्पादन करने में असमर्थ होते हैं, तब उन्हें जीवन निर्वाही कृषक कहा जाता है तथा आमतौर पर उन्हें कृषक की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन पूछ रखा है काश्तकार अथवा किसान कौन है? तो ऑप्शन दे रखे हैं का वे हैं जो परिवार की आवश्यकता के लिए उत्पादन करने में सक्षम होते हैं, खा वे हैं जो बाजार की आवश्यकता के लिए उत्पादन करने में सक्षम होते हैं, गा वे हैं जो परिवार और बाजार की आवश्यकता के लिए उत्पादन करने में सक्षम होते हैं, गा वे हैं जो परिवार की आवश्यकता से अतिरिक्त उत्पादन करने में सक्षम होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर गा, कि वे हैं जो परिवार और बाजार की आवश्यकता के लिए उत्पादन करने में सक्षम होते हैं। फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न नंबर 6 पर कि सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। यह परिवार और सामाजिक संस्थाओं के एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में किस रूप से घनिष्ठता से जुड़ा होता है? ऑप्शन नंबर का अधिकार के, खा सम्मान के, गा व्यक्तिगत के, घा उत्तराधिकार के। तो सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी जो जुड़ा रहता है वो उत्तराधिकार के नियम के कारण जुड़ा रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7वें की ओर चलते हैं कि पुराने और वर्तमान डैश भेदभाव को दूर करने और उससे हुई क्षति की पूर्ति करने के लिए राज्य की ओर से जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया उसे आम लोगों में डैश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं कि का राजनीतिक कानून, ख धार्मिक व न्याय, गा सामाजिक सत्ता, घा जातीय या आरक्षण। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर नंबर घा जातीय आरक्षण, कि पुराने और वर्तमान जातीय भेदभाव को दूर करने और उससे हुई क्षतिपूर्ति करने के लिए राज्य की ओर से जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया उसे आम लोगों में आरक्षण के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 में। यह भी एक आपको अनुच्छेद दे रखा है और उसके व्याप पर आपको आंसर देने हैं कि भारत की भाषाओं, संस्कृतियों, जनजातियों और धर्मों की विविधता के कारण पाया जाता है। इसे विशेष क्षेत्रों में पहचान चिन्हों के भौगोलिक संकेंद्रण के कारण भी प्रोत्साहन मिलता है और क्षेत्रीय वंचन, जिसको डेप्रीवेशन का भाव अग्नि में घी का काम करता है, भारतीय संघवाद इन क्षेत्रीय भावुकताओं को समायोजित करने वाले एक साधन है। तो क्वेश्चन है कि भारत में क्या भारत की भाषाओं, संस्कृतियों, जनजातियों और धर्मों की विविधता के कारण पाया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं का क्षेत्रवाद, खा संघवाद, गा भाषावाद, घा जातिवाद। इसका सही आंसर होगा उत्तर नंबर का क्षेत्रवाद। फिर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ, जो अभिकथन और कारण दे रखा है कि अभिकथन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रारंभ में भारतीय राज्य ने ब्रिटिश भारतीय व्यवस्था को ही अपना रखा, जिसके अंतर्गत भारत बड़े बड़े प्रांतों में, जिन्हें प्रेसिडेंसी भी कहा जाता था, बटा हुआ था। कारण है कि ये बड़े बड़े बहु निर्जातीय और बहुभाषी प्रांतीय राज्य थे जो भारत संघ कहे जाने वाले अर्धसंघीय राज्य की बड़ी राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयों के रूप में काम करते थे। ऑप्शन नंबर का ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। खा ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर घा ए गलत है और आर सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उत्तर नंबर खा, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न नंबर 10, संविदा खेती। तो संविदा खेती के विषय में क्या सही नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो का ऑप्शन है संविदा खेती में किसान और कंपनी के बीच समझौता होता है। खा इस पद्धति में कंपनियां उगाई जाने वाली फसलों की पहचान करती हैं। गा कंपनियां निवेश करती हैं। घा किसान बाजार की ओर से आश्वस्त नहीं रहता है। तो संविदा खेती जिसको हम बोलते हैं कि जो किसान और कंपनी के बीच में एक समझौता होता है, तो ऑप्शन नंबर का ठीक है। इस पद्धति में कंपनियों को जब फसलों की पहचान करती हैं, बिल्कुल सही है। कंपनियां निवेश भी करती हैं, हाँ, इनको अग्रिम राशि दे दी जाती है, जिससे क्या होता है कि ये लोग बीज, कीटनाशक ये सब खरीद लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर घा, जिसको कह सकते हैं किसान बाजार की ओर से आश्वस्त नहीं रहता है, यही इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर कि इनमें से कौन सी कामगार संघ की मांग होती है, कि कौन से होती है। ऑप्शन नंबर का 9 घंटे की शिफ्ट हो, मेहनताना खा मेहनताना वाजिब हो, गा
कार्यावस्था से कोई लेना देना नहीं होता। घ 10 घंटे की शिफ्ट हो, तो ये किस चीज़ की मांग करते हैं, तो ये उत्तर नंबर जो खा होगा, मेहनताना वाजिब हो, यानी कि जितना काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इनको वेजेस मिल जाए। कामगार इस संघ इसी चीज़ की डिमांड करते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि अभिकथन और कारण की। कि अभिकथन दे रखा है कि एक स्तर पर एक देश के द्वारा दूसरे देश पर शासन को उपनिवेशवाद माना जाता है, और कारण दे रखा है कि उपनिवेशवाद के कारण जो परिवर्तन आए वे अत्यधिक गहरे और भेदभाव पूर्ण रहे हैं। ऑप्शन वही कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। खा ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर गा ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर घा ए गलत है और आर सही है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर का, कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 13 की ओर, जिसके अंदर हम बात करते हैं फिर से अभिकथन और कारण की। कि संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति M.N. श्रीनिवास ने की है। कारण दे रखा है संस्कृतिकरण के बहुआयामी प्रभाव हैं। तो ऑप्शन वही ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ख ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। गा ए सही है लेकिन आर गलत है। घा ए गलत है और आर सही है। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर नंबर का, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 14 की तरफ, जिसमें बात कर रखी है कि डैश का मुख्य कार्य होता है कामगारों को नियंत्रित रखना और उनसे अधिक काम करवाना। का अध्यापक, ख समाजशास्त्री, ग राजनीतिज्ञ, घ मैनेजर। तो किसका मुख्य कार्य होता है कामगारों को नियंत्रित रखना और उनका से अधिक काम करवाना, तो ये काम होता है आपका मैनेजर का। किसका? मैनेजर का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जिसके अंदर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है डैश कॉफ़ी पीने को सामाजिकता निभाने का एक अवसर मानते हैं। का अमरीकी, ख व्यवसायी, ग कलाकार, घ भारतीय। तो इसका सही उत्तर होगा घा। जो व्यवसायी लोग हैं वो इसे कॉफ़ी पीने को सामाजिकता निभाने का सही अवसर मानते हैं। प्रश्न नंबर 16, जो औद्योगिकरण के कुछ स्थानों पर कैसे समानता लाता है। तो ऑप्शन नंबर का, औद्योगिकरण के कारण विभिन्न जातियों के लोग एक साथ काम करते हैं। खा औद्योगिकरण के द्वारा विभिन्न उत्पादों का निर्माण किया जाता है। गा औद्योगिकरण ने सबको अवसर दिए। घा औद्योगिकरण के कारण लोगों को रोजगार मिलता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि किस प्रकार से औद्योगिकरण समानता लाता है। तो उत्तर नंबर का, औद्योगिकरण के कारण विभिन्न जातियों के लोग एक साथ काम करते हैं। तो इस प्रकार से हमने अपना पहला खंड का जो 1 नंबर के MCQs थे उसको पूरा किया। अब बढ़ते हैं खंड खा की तरफ, जो 2 नंबर के प्रश्न होंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न जो है वो 17 नंबर क्वेश्चन है, जिसके अंदर हम बात करते हैं। ये भी एक आपको अनुच्छेद दिया गया है, उसके आधार पर इसके आंसर देने हैं। कि कृषि एवं संस्कृति के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। हमारे देश में कृषि की प्रकृति और अभ्यास प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न तरह का मिलेगा। ये भिन्नताएं विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियों में बिंबित होती हैं। आप कह सकते हैं कि ग्रामीण भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना दोनों कृषि और कृषिक एग्रेरियन जीवन पद्धति में बहुत निकटता से जुड़ी हुई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, किस प्रकार कृषि एवं संस्कृति के बीच घनिष्ठ संबंध है। तो इसके लिए बता दूं कि जो भारतीय परंपरा रही है उसमें क्या होता है, कृषि में सभी लोग एक साथ काम करते हैं। इसके अलावा जो भारतीय संस्कृति है उसके अंदर हमने अन्न को ब्रह्म का दर्जा दिया हुआ है, यानी कि जो हमारा भोजन होता है हम उसको परमात्मा की देन मानते हुए चलते हैं। इसके अलावा जो हमारे त्यौहार आते हैं, जैसे वैसाखी हो गया, इस दिन भी हम कृषि से आधारित ये फेस्टिवल होता है और हम इसको अपनी संस्कृति का पार्ट मानते हुए निर्वहन करते हैं। इसके अलावा नए साल का जश्न जब मनाया जाता है भारत के अंदर, भारत की संस्कृति के अंदर, तो हम जैसे पोंगल, बिहू, ओणम, ये सब खेती से रिलेटेड भी हैं और भारतीय संस्कृति उसके अंदर भी हम इसको निभाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कृषि एवं संस्कृति के बीच घनिष्ठ संबंध है। इसी
प्रश्न नंबर 17 का जो अथवा करके दे रखा है उसको देखते हैं कि अनुच्छेद है ये भी कि भूमि सुधार कानूनों के अंतर्गत अन्य मुख्य कानून था पट्टेदारी का उन्मूलन और नियंत्रण या नियमन अधिनियम। उन्होंने या तो पट्टेदारी को पूरी तरह से हटाने का प्रयत्न किया या किराए के नियम बनाए ताकि पट्टेदार को कुछ सुरक्षा मिल सके। अधिकतर राज्यों में यह कानून कभी भी प्रभावशाली तरीकों से लागू नहीं किया गया। पश्चिम बंगाल और केरल में कृषि संरचना में आमूलचूल परिवर्तन आए जिससे पट्टेदार को भूमिका के अधिकार दे दिए गए। अब यही दिए गए अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। प्रश्न क्या है कि स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा लागू किए गए प्रमुख भूमि सुधार कौन कौन से थे। तो स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा जो लागू किए गए थे उसमें प्रमुख भूमि सुधार थे। नंबर 1 कि इसमें पट्टेदारी का उन्मूलन कर दिया गया, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया गया। इसके अलावा जो मध्यस्थतों का उन्मूलन था उसको समाप्त कर दिया गया। नंबर 2 काश्तकारी विनियमन लेकर आए। तीसरा गरीबों को अतिरिक्त भूमि पुनर्वितरण की गई। चौथा भूमि की चकबंदी की गई। तो इस प्रकार से इसका ये आंसर होगा कि ये मुख्य भूमि सुधार किए गए थे। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर जो प्रश्न नंबर 18 है कि हरित क्रांति कैसे हरित क्रांति ने क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि की। तो हरित क्रांति ने क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि की थी क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ कुछ ही राज्यों को फायदा हुआ था, जैसे हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। संपूर्ण भारत में इसका फायदा देखने को नहीं मिला था। नंबर 2 मध्यम और बड़े किसानों को इसका बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिला था। जो गरीब किसान थे उनको इसका कोई भी लाभ नहीं हुआ। तीसरा कह सकते हो कि अमीर और गरीबों के बीच में जो अंतर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि अमीर और अमीर हो गया था, जो किसान गरीब किसान था वो और भी ज़्यादा गरीब किसान रह गया था क्योंकि उसके पास में जो नई मशीनें थीं उसको खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न नंबर 19 कि डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ बताएं। तो डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी तो जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन जनआंकिकी कहलाता है कि जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन जनसांख्यिकी कहलाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि डेमोग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। डेमोग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है जिसका एक वर्ड है डेमोस, दूसरा प्लस ग्राफी। डेमोस प्लस ग्राफी। डेमोस का मतलब होता है लोग और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन, अर्थात लोगों का वर्णन ही जनसंख्या का जनआंकिकी कहलाता है, यानी कि डेमोग्राफी कहलाता है। बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 20 की ओर जो दे रखा है कि विषमता तथा बहिष्कार के संबंध में सामाजिक क्या है। तो विषमता और बहिष्कार के संबंध में सामाजिक ये है कि ये व्यक्ति से नहीं समूह से संबंधित होते हैं। दूसरा, यह व्यवस्थित व संरचनात्मक होते हैं। तीसरा, यह आर्थिक नहीं होते हैं। यही विषमता तथा बहिष्कार के संबंध में सामाजिक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 कि इस बात पर बल देना जरूरी है कि सांप्रदायिकता राजनीति से सरोकार रखती है, धर्म से नहीं। यद्यपि संप्रदायवादी धर्म के साथ गहन रूप से जुड़े होते हैं, पर वास्तव में व्यक्तिगत विश्वास और संप्रदाय में आवश्यक रूप से कोई संबंध नहीं होता। एक संप्रदायवादी श्रद्धालु हो भी सकता है और नहीं भी। श्रद्धालु लोग संप्रदाय हो भी सकते हैं और नहीं भी, किंतु सभी संप्रदायवादी धर्म पर आधारित एक राजनीतिक पहचान में अवश्य विश्वास रखते हैं। क्वेश्चन आपसे इसी व्याप पर पूछा गया है कि संप्रदायवाद से आप क्या समझते हैं और यह कैसी विचारधारा है। तो संप्रदाय से अभिप्राय धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद से होता है। इसके अंतर्गत ये अपने समूह को वैध और श्रेष्ठ मानते हैं व अन्य समूह को निम्न, अवैध अथवा विरोधी समझते हैं। और पूछा गया ये कैसी विचारधारा है, तो यह आक्रामक राजनीतिक विचारधारा है। इसके अलावा ये और कुछ भी नहीं है। इसके अंदर कट्टरपन ये सब समाहित होता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न में जिसका क्वेश्चन है
22वां, सामाजिक कुरीति से आप क्या समझते हैं और समाज में व्याप्त कुरीतियों के बारे में बताइए। तो सामाजिक कुरीति से अभिप्राय होता है सामाजिक बुराई, अर्थात समाज के अंतर्गत जिस प्रकार से बुराइयां चल रही हैं, सामाजिक रूप से जो बुराइयां होती हैं उसी को हम सामाजिक कुरीति बोलते हैं। और व्याप्त कुरीतियों के बारे में तो सामाजिक कुरीतियां कह सकते हैं, जैसे दहेज प्रथा है, सती प्रथा थी, इस प्रकार से हमारे महिला उत्पीड़न, ये सब क्या है, हमारी समाज की कुरीतियां हैं। ठीक, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23, जो एक अनुच्छेद दे रखा है। प्रश्न नंबर 23 कि आधुनिक पश्चिम में पंथ निरपेक्षीकरण का मतलब ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धर्म के प्रभाव में कमी आती है। आधुनिकीकरण के सिद्धांत में सभी प्रतिपादक विचारकों को मान्यता रही है कि आधुनिक समाज ज़्यादा से ज़्यादा पंथ निरपेक्ष होता है। पंथ निरपेक्षीकरण के सभी सूचक मानव के धार्मिक व्यवहार, उनका धार्मिक संस्थानों से संबंध, धार्मिक संस्थानों का सामाजिक तथा भौतिक प्रभाव और लोगों के धर्म में विश्वास करने की सीमा को विचार में लेते हैं। यह माना जाता है कि पंथ निरपेक्षीकरण के सभी सूचक आधुनिक समाज में धार्मिक संस्थानों और लोगों के बीच बढ़ती दूरी के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, लेकिन हाल ही में धार्मिक चेतना में अभूतपूर्व वृद्धि और धार्मिक संघर्ष के उदाहरण सामने आए हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक समाज किस प्रकार पंथ निरपेक्ष होता है, बताएं। तो आधुनिक समाज के अंदर पंथ निरपेक्ष का मतलब ही होता है जिसके अंतर्गत राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा। इसके अलावा जो नागरिक होते हैं वो किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार व किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यही आधुनिक समाज के अंदर पंथ निरपेक्ष होता है। जबकि हम पश्चिम देशों के अंदर देखें तो वहाँ पर राज्य और धर्म दोनों ही बिल्कुल अलग होते हैं। तो इस प्रकार से ये वाला प्रश्न होता है। बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 24 की तरफ। जो अगला प्रश्न है वो है हमारा प्रश्न नंबर 24 कि भारत अभी भी एक कृषि प्रधान देश है। सेवा क्षेत्रों, दुकान, बैंक, आईटी उद्योग, होटल्स और अन्य सेवाओं के क्षेत्र में अधिक लोग आ रहे हैं। नगरीय मध्यम वर्ग की संख्या भी बढ़ रही है। नगरीय मध्य वर्ग के साथ वे मूल्य जो टेलीविज़न, सीरियलों और फिल्मों में दिखाई देते हैं भी बढ़ रहे हैं। परंतु यह भी देखते हैं कि भारत में बहुत कम लोगों के पास सुरक्षित रोजगार है। यहाँ तक कि छोटी संख्या के स्थायी सुरक्षित रोजगार भी अनुबंधित कामगारों के कारण असुरक्षित होते जा रहे हैं। अब तक सरकारी रोजगार ही जनसंख्या के अधिकांश लोगों को कल्याण करने का एक बड़ा मार्ग था, लेकिन अब वह भी कम होता जा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रकार सरकारी रोजगार लोगों को कल्याण करने का एक बड़ा मार्ग था। तो सरकारी रोजगार क्या करता है, एक तो रोजगार की सुरक्षा की गारंटी देता है, यानी कि जॉब सिक्योरिटी की होती है। इसके अलावा काम के निश्चित घंटे होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर न्यूनतम मजदूरी दी जाती है, भत्ता दिया जाता है। इस तरीके से सरकारी जो रोजगार है वो लोगों के कल्याण का एक मार्ग है। इसी क्वेश्चन में प्रश्न नंबर 24 के अंदर ही अथवा करके दिया गया है कि उदारीकरण की नीति को सरकार ने कब अपनाया और किस प्रकार उदारीकरण की नीति ने प्रोत्साहित किया। तो बता दूं, उदारीकरण की नीति को सरकार ने 1991 में अपनाया। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार उदारीकरण की नीति ने प्रोत्साहित किया। तो उदारीकरण की वजह से क्या हुआ, कृषि बाजार का विस्तार हो गया। इसके अलावा उत्पादकों को आकर्षक मूल्य मिलने लग गए। उपभोक्ताओं को उदारीकरण से सस्ती कृषि वस्तुओं की प्राप्ति होने लग गई। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका पूरा होता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न नंबर 25 की ओर कि सामाजिक आंदोलन के कोई दो लक्षण बताइए। तो सामाजिक आंदोलन जो होते हैं वो समाज से प्रेरित होते हैं। इसके अलावा ये शांतिपूर्वक संगठन होते हैं। इसके अंतर्गत मशाल जलाकर ये लोग, इसके अलावा नुक्कड़ नाटक करके, धरना प्रदर्शन करके अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखते हैं। दूसरा, जनहित में परिवर्तन लाने के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन किए जाते हैं। जैसे आदिवासियों का जंगल पर अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा चिपको आंदोलन, जिसके अंतर्गत लोगों ने पेड़ों से चिपककर पेड़ों को बचाया था। इस प्रकार से हमारा जो दूसरा खंड था वो भी पूरा होता है। अब बढ़ते हैं हम खंड गा की तरफ, जो 4 अंकों के लिए है। खंड गा
इसके अंदर जो प्रश्न है वो है आपका 26वां कि सामान्यतः यह सच है कि अधिक विकसित क्षेत्रों के किसान अधिक बाजारोन्मुखी हो रहे थे। कृषि के अधिक व्यापारीकरण के कारण ये ग्रामीण क्षेत्र भी विस्तृत अर्थव्यवस्था से जुड़ते जा रहे थे। इस प्रक्रिया से मुद्रा का गांव की तरफ बहाव बढ़ा तथा व्यापार के अवसरों व रोजगार में विस्तार हुआ। क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है, कृषि के अधिक व्यापारीकरण ने किस प्रकार ग्रामीण जीवन को प्रभावित किया। तो कृषि के व्यापारीकरण ने जो ग्रामीण जीवन को प्रभावित किया, नंबर 1, गहन कृषि के कारण मजदूरों की बढ़ोतरी हो गई। इसके अलावा अब नकद भुगतान किया जाने लगा। तीसरा, दिहाड़ी मजदूरों का उदय हो गया। चौथा, सिंचाई की बहुत उत्तम व्यवस्था कर दी गई। पांचवा, ऋण सुविधा दे दी गई। सरकार द्वारा जो बैंक निर्धारित किए गए उसके तहत क्या हुआ, किसानों को आसानी से ऋण प्राप्त हो गया और वो भी सस्ती दरों पर। इसके अलावा सड़कों का निर्माण कर दिया जिससे वो लोग अपने गांव, कस्बों, मंडियों से जुड़ गए। इस प्रकार से व्यापारीकरण ने कृषि के ग्रामीण जीवन को प्रभावित किया। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न नंबर 27, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था में आए परिवर्तनों का उल्लेख करें। तो उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था में जो परिवर्तन आए वो बहुत ही बढ़िया थे, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या हुआ, पाश्चात्य दर्शन को पढ़ने का मौका मिला, अर्थात जिसके अंदर स्वतंत्रता, समानता, इन सब की बात की गई। इसके अलावा औद्योगिकरण आया। दूसरा, औद्योगिकरण के आने से सभी जाति के लोग एक ही जगह पर काम करने लग गए। तीसरा, कह सकते हो शिक्षा का प्रसार हुआ। चौथा, जनगणना, जो ब्रिटिश काल था उपनिवेशवाद के समय में, जनगणना, जाति आधारित जनगणना की गई और इसमें उपजातियों की भी गणना की गई। इसके अलावा समाज के विभिन्न वर्गों के मूल्यों, विश्वासों, रीति रिवाज को समझने की कोशिश की गई उपनिवेशवाद के समय। इस प्रकार से जाति व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिले। इसी में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रकार जाति व्यवस्था एक कठोर व्यवस्था है, विस्तार से बताइए। तो जाति व्यवस्था एक कठोर व्यवस्था है क्योंकि ये एक जन्म पर आधारित होती है। दूसरा, विवाह संबंधी जितने भी नियम होते हैं वो जाति आधारित ही होते हैं। तीसरा, कि जो काम होता है वो भी जाति आधारित होता था, जिसके अंदर क्या होता था कि एक जाति के लोग अगर यही काम कर रहे हैं तो ये आशा की जाती थी कि आने वाली जो पीढ़ी होती थी वो भी वही काम करेगी। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, जो प्रश्न नंबर 28 है कि सरकार द्वारा कार्य दशाओं को बेहतर करने के लिए उठाए गए कदमों के विषय में बताइए। तो सरकार द्वारा जो कार्य की दिशाओं को बेहतर करने के लिए कदम उठाए गए उसमें था नंबर 1 कि जो काम की अवधि थी उसको निश्चित घंटे में क्या कर दिया गया, निर्धारित कर दिया गया। इसके अलावा सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी की बात करी गई कि इतने घंटे काम करोगे तो इतनी आपको वेजेस मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा जो आपको भत्ते हैं, जैसे पीएफ दे दिया गया, ठीक, ईपीएफ दे दिया गया, इस प्रकार से आपको सुविधाएं दी गई। और इसके अलावा आपको महीने के अंदर 4 छुट्टियों का प्रावधान किया गया। इसके अलावा मातृ अवकाश दिया गया। तो इस तरीके से सरकार द्वारा कार्य की दशाओं को बेहतर करने के लिए कदम उठाए गए। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न नंबर 29 पर। यह भी एक अनुच्छेद दे रखा है और इसके से क्वेश्चन पूछे गए कि परिवार हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, हमारे लिए इसका अस्तित्व स्वतः स्वीकृत है। हम यह भी मानकर चलते हैं कि अन्य लोगों के परिवार भी हमारे परिवार की तरह ही होंगे। तथापि हमने देखा है कि परिवार की संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं और यह बदलती भी रहती हैं। यह परिवर्तन कभी कभी तो आकस्मिक तौर पर होते रहते हैं, जब कोई लड़ाई छिड़ जाती है अथवा लोग काम की तलाश में अन्यत्र जा बसते हैं। कभी कभी यह परिवर्तन किसी विशेष प्रयोजन के लिए किए जाते हैं, जैसे कि जब युवा लोग बुजुर्गों द्वारा उनके लिए जीवन साथी का चुनाव करने के बजाय स्वयं ही अपने जीवन साथी का चुनाव कर लेते हैं, अथवा जब समाज में समलैंगिक प्यार का खुले तौर पर इजहार किया जाता है। तो इसी में आपका प्रश्न पूछा गया है कि परिवार से आप क्या समझते हैं और आकार के आधार पर प्रकार बताइए। कि परिवार से आप क्या समझते हैं और आकार के आधार पर परिवार के प्रकार बताइए। तो परिवार कुछ
सदस्यों का समूह होता है, जिसके अंतर्गत हम अपने सुख व दुख दोनों को बांटते हैं। खुशी उल्लास इन सब चीज़ों को बांटा जाता है। और आकार के आधार पर परिवार के दो भेद हैं। एक संयुक्त परिवार, जिसके अंतर्गत माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची व उनके बच्चे आदि सभी रहते हैं। दूसरा एकल परिवार, जिसके अंतर्गत माता पिता व बच्चे उनके साथ में रहते हैं। इसी में आपसे दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि समलैंगिक प्यार से आप क्या समझते हैं, आप इसे कैसा मानते हैं। तो समलैंगिक जो प्यार होता है वो दो समान लिंग में होता है, यानी कि एक समान लिंग के दो व्यक्ति होते हैं, उसी को समलैंगिक प्यार बोला जाता है। और आज समाज जो है उसके अंदर समलैंगिक प्यार को खुले तौर पर इजहार कर दिया जाता है। इस प्रकार से समलैंगिक प्यार होता है। अगला आता है प्रश्न नंबर 30। ये भी आपका एक अनुच्छेद दे रखा है, जिसके अंदर बात करते हैं कि आधुनिक काल के अधिकतर भाग में सर्वाधिक जोर विकास पर दिया गया है। दशकों से प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित उपयोग तथा विकास के ऐसे प्रतिरूप के निर्माण में जिससे पहले ही से ही घटते प्राकृतिक संसाधनों के अधिक शोषण की मांग बढ़ती है के विषय में बहुत चिंता प्रकट की जाती रही है। विकास के इस प्रतिरूप की इसलिए भी आलोचना हुई है क्योंकि यह मानता है कि विकास के सभी वर्गों के लोग लाभान्वित होंगे तथा यह बड़े बांध लोगों को उनके घरों और जीवन यापन के स्रोतों से अलग कर देते हैं और उद्योग कृषकों और घरों और आजीविका उद्योग प्रदूषण के प्रभाव की ओर एक कहानी है। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है कि क्या प्रदूषण ने पारिस्थितिकी आंदोलन को जन्म दिया। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल सही, औद्योगिक प्रदूषण ने पारिस्थितिकी आंदोलन को जन्म दिया। किस प्रकार चिपको आंदोलन ने पारिस्थितिक सुरक्षा के मुद्दे को उठाया। तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड के चमोली जिले से प्रारंभ हुआ था। इसके अंतर्गत लोगों द्वारा पेड़ों को आलिंगन करके पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को बचाया गया, यानी कि पारिस्थितिक सुरक्षा के मुद्दे को उठाया गया और यह एक जन आंदोलन बना। इसी में पूछा गया है भारत सरकार ने पारिस्थितिकी में सुधार करने के लिए कौन सी योजना शुरू की। तो भारत सरकार ने पारिस्थितिकी में सुधार करने के लिए जो योजनाएं शुरू करी, जैसे नमामि गंगे, इसके अंतर्गत जो गंगा नदी का जल स्तर था उसमें बढ़ोतरी की बात करी गई। इसके अलावा वनीकरण जैसी योजनाएं चलाई गई, जिसमें बोला गया कि 30,000 हेक्टेयर भूमि पर वन ही वन होंगे। इस प्रकार से पारिस्थितिकी में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा योजनाएं शुरू की गई थी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर जो 31 है कि किसान आंदोलन कब शुरू हुआ, किसान ने कौन कौन से आंदोलन किए और कौन से हैं। तो किसान आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी था, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भी था और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भी चलते हुए आ रहे हैं। तो किसानों ने कौन कौन से आंदोलन किए हैं और क्यों किए हैं। तो किसानों ने जो आंदोलन करने स्टार्ट करे वो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही स्टार्ट कर दिए थे। तो वो आंदोलन इनका जो एक था 1859 से 62 तक चला था, जिसको हम बोलते थे कि ये नील खेती विरोधी आंदोलन है। इसके अलावा दूसरा आंदोलन जो किया गया वो 1857 में किया गया, जिसको दक्षिण विद्रोह कहते हैं, जो साहूकारों के विरुद्ध चलाया गया। इसके अलावा 1928 में चलाया गया जो लगान से संबंधित था। इसके अलावा जो किसान आंदोलन चलाया गया वो तिभागा आंदोलन चलाया गया, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय था 1946-47 के वर्ष में तिभागा आंदोलन था, जो पट्टेदारी के लिए चलाया गया था। इसके अलावा फिर 1946 से 51 के बीच में भी आंदोलन चला, जिसको हम तेलंगाना आंदोलन बोलते हैं, और इसमें हैदराबाद की सामंती दशाओं के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था। फिर 1967 में आंदोलन चलाया गया जो नक्सली आंदोलन था, यानी कि ये भूमि को लेकर आंदोलन चलाया गया था। इस प्रकार से भारत के अंदर किसान आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति से ही चलते हुए आ रहे हैं। आपसे अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश साम्राज्य
कि अर्थव्यवस्था में नगरों ने किस तरह की भूमिका निभाई। तो ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में जो नगरियों की भूमिका रही थी वो बहुत ही उत्तम रही थी, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया था कि जो समुद्र तटीय राज्य थे या समुद्र तटीय जो नगर थे, जैसे आपका बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, तो ये 3 जो नगर थे वो बहुत ही उपयुक्त माने गए थे। इसके अलावा दूसरा, इन जगहों से उपभोग की आवश्यक वस्तुओं को निर्यात करना आसानी से किया जा सकता था, यानी कि इससे हम दूसरे नगरों में भी निर्यात बहुत आसानी से कर सकते थे। निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट कर सकते थे। तीसरा, जो इसी के अंदर बातें की गई थी वो क्या, यहाँ से उपभोक्ता वस्तुओं को सस्ती लागत पर मुहैया कराया गया था। तो इस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में नगरों की जो भूमिका थी वो बहुत ही उत्तम देखने को मिली। बढ़ते हैं, अपना इस प्रकार से हमने खंड गा भी पूरा किया। अब आता है हमारा खंड घा, जो आपका 33 है, और एक क्या दे रखा है, भारत की जनसंख्या की आयु संरचना दे रखी है इसके अंतर्गत, और इसके अंदर आपको दे रखे हैं डाटा और उसके व्याप पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे आपका 1961 यहाँ पर देख रहे हो तो आपको मिलेगा जो वर्ष है वो यहाँ दे रखे हैं। यहाँ पर इसके अलावा आयु वर्ग दे रखा है, अलग अलग आयु वर्ग है, जैसे आपका यहाँ पर 0 से 14 वर्ष, 15 से 59 वर्ष और 60 वर्ष से अधिक। इसके अलावा इनका जोड़ दे रखा है, और इस वाले जो सारणी दी गई है उसके व्याप पर इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आपका पहले दे रखा है कि उत्तर नंबर जो प्रश्न नंबर का है कि भारत की जनसंख्या बहुत जवान कैसे है। तो भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत जवान कैसे है, तो भारत की जनसंख्या जवान इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पर जो युवा वर्ग है वो जो हमारा कह सकते हो कि 18 साल से लेकर आपका 59 वर्ष तक वो बहुत ही ज़्यादा है। इसी वजह से बोला गया है कि भारत की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा क्या है, जवान है, जैसा कि इस वाले सारणी के अंदर देखा जा सकता है। इसके अलावा पूछा गया है प्रश्न नंबर खा, देश की संपूर्ण जनसंख्या में 15 वर्ष से कम आयु वाले वर्ग का हिस्सा 1971 में कितना प्रतिशत था और 2011 में कितना प्रतिशत हो गया है। तो जरा देखते हैं 15 वर्ष से कम आयु वाला। तो 15 वर्ष से कम आयु वाला यानी कि इस वाले की बात कर रहा है, और 1971 में कितना था, तो 1971 में ये था 42%, और बढ़कर या फिर और पूछा गया 2011 में कितना हो गया, तो 2011 के अंदर ये कितना हो गया है, 29% हो गया है। इसी में आपका अगला पूछा गया है कि 0 से 14 आयु वर्ग में 2001 में जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा था और 2026 में कितना प्रतिशत होने की संभावना है। तो 0 से 14 वर्ष की आयु, 0 से 14 वर्ष की आयु में 2001 में ये था 34%, और जो 2026 में कितना होने की संभावना है, तो 23% होने की संभावना है। इस प्रकार से हमने ये वाला प्रश्न पूरा किया, और फिर दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 34वां 34th जो आपका क्वेश्चन है कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक एक महाराष्ट्रीय गृहिणी ताराबाई शिंदे द्वारा लिखी गई थी, जिसमें पुरुष प्रधान समाज द्वारा अपनाए गए दोहरे मापदंडों का विरोध किया गया। एक जवान ब्राह्मण विधवा को न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। विधवा का अपराध यह था कि उसने अपने नवजात शिशु की हत्या इसलिए कर दी थी क्योंकि वह उसकी नाजायज संतान था, लेकिन जिस पुरुष का वह बच्चा था उसका पता लगाने या उसे दंड देने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। जब स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित हुई तो समाज में एक खलबली सी मच गई। इस प्रकार से इसमें दिया गया ये अनुच्छेद और प्रश्न पूछा गया है कि दोहरे मापदंड से आप क्या समझते हैं। दोहरा मापदंड यही है कि इसके अंतर्गत क्या हो रहा है
कि स्त्री के ऊपर तो बहुत ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप लगा रखे हैं, लेकिन पुरुष जो समाज है उसके ऊपर कुछ भी नहीं किया गया है। इसी को बोलते हैं दोहरे मापदंड की एक के ऊपर सजा का प्रावधान किया जा रहा है और एक के ऊपर कोई सुनवाई तक नहीं हो रही है। तो अगला इसी में पूछा, किस प्रकार ताराबाई शिंदे ने अपने पुस्तक में दोहरे मापदंडों का विरोध किया है। तो ताराबाई शिंदे इसी दोहरे मापदंड का विरोध करती हैं कि दोनों ही स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही समान अवसर व समान दंड निर्धारित करने चाहिए, कि सिर्फ और सिर्फ स्त्री को ही इसका निशाना नहीं बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसी में खा पूछा गया है, स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक ने समाज में एक खलबली सी क्यों मचा दी थी। तो समाज के अंदर खलबली मच गई थी इसी वजह से, क्योंकि इसके अंतर्गत जो ताराबाई शिंदे थी उन्होंने स्त्री के ऊपर जो हो रहे अत्याचार हैं उसको बहुत ही व्यापक रूप से उजागर कर दिया, और जो पुरुष समाज के ऊपर कोई भी बंदिशें नहीं थी, कोई भी कार्यवाही नहीं होती थी, वो इसके अंतर्गत दिखाया गया। इसी में पूछा गया है तीसरा, समाज सुधार आंदोलन के 2 उदाहरण दीजिए। तो समाज सुधार जो आंदोलन हुए हैं उसके अंतर्गत जैसे आपका सती प्रथा हुआ है, जो 1829 के अंदर इसको बैन कर दिया गया था। 1829 में सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने करा था और राजा राम मोहन राय की सहायता से किया था। इसके अलावा जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था वो पारित हुए। इस प्रकार से समाज सुधार आंदोलन हुए थे। तो इस प्रकार से आज हमने अपना अभ्यास प्रश्न पत्र पूरा किया है। कि तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको बढ़ाइए। धन्यवाद।